जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी लगभग हमने 15 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा निवेदन है कि कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 8 का अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय में, जो धारा 130 से लेकर के 137 तक में व्यवस्था दी गई है। बहुत ही रोचक ये चैप्टर है। इसको समझने के पहले आपको परिभाषा खंड में अनुयोज्य दावा क्या है उसको जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा वीडियो रिवीजन के पर्पज से होता है, इसलिए वीडियो बहुत छोटा होता है। तो वही व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है जो एक बार इसको पढ़ा हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। तो जो मैं बात कहूँगा उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई पहली बार सुनना चाह रहा है या देख रहा है तो हमें लगता है कि मैं इस 10 मिनट में नहीं समझा सकता उसको, लेकिन कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो ये मेरे बातों को उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और वो इस हिंट को पकड़ लेगा कि किन किन धाराओं में क्या क्या बात कही गई है। तो हम रिवीजन के पर्पज से ही चल रहे हैं। तो धारा 130 कह रहा है कि अनुयोज्य दावों का अंतरण हो सकता है। अनुयोज्य दावा होता क्या है? जैसे कि कोई अनसिक्योर्ड कोई ऋण है, अप्रतिभूत ऋण है, तो वो अनुयोज्य दावे के रूप में हो सकता है। अब उस अनुयोज्य दावे का क्या अंतरण किया जा सकता है, तो यही धारा 130 बताता है कि जी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब होगा कैसे? तो ये कह रहा है कि 2 कंडीशनों में हो सकता है, चाहे तो प्रतिफल सहित हो या प्रतिफल रहित हो। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो। विदाउट कंसिडरेशन जैसे गिफ्ट किया जाता है, वैसे एक अनुयोज्य दावा भी किया जा सकता है। अब ये कैसा होगा? तो ये लिखित में होगा। लिखित मतलब रिटन इंस्ट्रूमेंट में होगा। जरूरी नहीं है कि ये रजिस्टर्ड हो, इसका लिखित होना ही पर्याप्त है। यानी कि लिखित में हस्ताक्षरित यदि कोई जारी कर दिया गया किसी दस्तावेज को, इंस्ट्रूमेंट को, तो वो वैलिड हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझाते हैं कि ए कुछ रुपए समथिंग, मान लीजिए 10,000 रुपया बी से उधार के तौर पे लिया, वो सिक्योर्ड नहीं है, तो ये बी का एक्शनेबल क्लेम ए पर बनता है। अब वह क्या किया कि अपने एक्शनेबल क्लेम को सी को ट्रांसफर कर दिया। तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा? या तो विथ कंसिडरेशन कर सकता है या विदाउट कंसिडरेशन कर सकता है। मतलब बी और सी का ट्रांजैक्शन होगा उस अनसिक्योर्ड डेट के बारे में। अब ये कह रहा है कि होगा कैसे? ये कह रहा है कि इसको लिखित इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या इसको जो मेन ऋणी है यानी कि ए, उसको सूचना देना अनिवार्य है? तो इसका जवाब में ये कह रहा है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। यदि नहीं दिया गया तो इस कारण से वो अंतरण इनवैलिड नहीं होगा। अब प्रोविजो इसका ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए ए अंतरण के तारीख पे उसको नहीं पता है कि ए द्वारा बी द्वारा सी को उसका जो अनुयोज्य दावा है अंतरण किया गया है, और वो बी को वह पैसा 10,000 रुपया वापस कर देता है। वही पूर्व के उदाहरण को मैं ले रहा हूं। तो इसमें वो ए एकदम फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं है, प्रोविजो इसका यही कह रहा है। ऐसा नहीं है कि अब फिर जो सी को ट्रांसफर किया गया है अब वो किसी तरीके से उससे क्लेम ले, क्योंकि उसका सिर्फ उस ऋण तक ही लायबिलिटी थी और उसने बिना सूचना के बी को ट्रांसफर मैंने वापस कर दिया। अब दूसरा उदाहरण इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि उसने सी को ही ट्रांसफर कर दिया ए ने, अब भी उसके बाद से दावा करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं से ये प्रोटेक्ट करता है ए को, जो मूल ऋणी है, वो चाहे जिस रूप में, चाहे वो बी को या सी को किसी भी रूप में यदि ट्रांसफर कर देता है तो वैध होगा। अब इसका उदाहरण 2 ये कह रहा है कि यदि इसी उदाहरण को ले लें कि सी को यदि कोई वाद दाखिल करना हुआ कि जो उसका अनुयोज्य दावा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें उसको जो बी है उसको बाकायदे नाम दाखिल किया जाए, उसका नाम का साथ में अटैच किया, जैसे होता है ना
कि वाद दाखिल करते वक्त आप पार्टी बनाते हैं विपक्षी, तो विपक्षी पार्टी में ए को बनाया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसमें बी को भी शामिल किया जाए या उसको रखा जाए। यही बात इसका उपधारा 2 कह रहा है। और इसका अपवाद एक कह रहा है कि इस धारा की कोई बात किसी समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है और न ही बीमा अधिनियम की धारा 138 को बंधों पर प्रभाव डालती है। मतलब कि अभी हम लोग या आप लोग देखिएगा धारा 49 में जो बातें कही गई हैं कि अग्नि के द्वारा किसी बात का बीमा किया गया है तो वो पॉलिसी के साथ साथ उस व्यक्ति के साथ साथ चला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति को बीमा किया गया अग्नि से जलने के लिए, और ए ने उसकी ए की संपत्ति है, उसने बीमा कराया और उस बीमा को वो एक्शनेबल क्लेम का अधीन है और पता चला कि वो ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने पर ही वो उसमें कोई रिश्ती हो गई, मैंने अग्नि के द्वारा ही हो गया, तो क्या बीमा कंपनी किसको देगा, ए को देगा कि बी को देगा? तो करा नहीं, यहाँ पे क्या है कि देगा ए को, लेकिन वो साथ में जाएगा, यानी कि वो ए उस मद में ही खर्च करेगा जितना कि उसको रिपेयरेबल करने में, यानी कि उसको संपत्ति को पुनः उसको उस रूप में लाने के लिए जितना खर्च हो सकेगा उतना को वो करेगा। तो यही बात ये कह रहा है कि इसमें ये लागू नहीं होता है, एक्शनेबल क्लेम में वो साथ साथ चलेगा, उसके लिए अलग से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब इसमें कह रहा है 131 में, धारा 131 में कि सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना। अब 130 में तो सीधे कह दिया है कि कोई लिखित में सूचना देने की जरूरत नहीं है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो अंतरक के द्वारा, यानी कि ए बी सी जो हम उदाहरण ले रहे हैं इसमें बी के द्वारा दिया जाएगा या उसके नामित किसी अभिकर्ता द्वारा दिया जाएगा। बाय द वे यदि उसके द्वारा चूक किया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो अंतरित यानी कि सी के द्वारा भी ए को सूचना दी जा सकती है कि आपके द्वारा दिया गया जो लिया गया ऋण है वो अनुयोज्य दावा बी का मेरे पास ट्रांसफर हो गया है, तो इस बात की सूचना दे सकता है लिखित में। यदि अंतरक बी द्वारा नहीं किया जाता है तो तब फिर सी दे सकता है लिखित में। यही बात धारा 131 में कह रहा है। हम लोग जो अपवाद पढ़ रहे थे 130 के धारा 2 का अपवाद, तो ये थोड़ा सा धारा 135 को भी रिलेट करता है। ये कह रहा है कि अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समुन्देशन, तो ये कह रहा है कि अग्नि बीमा पॉलिसी के पृष्ठांकन या अन्य लेखक द्वारा ऐसे हर समुन्देशित को जिसमें बीमाकृत विषय वस्तु में की संपत्ति समुन्देशन की तारीख पर अत्यांतिक रूप से निहित है, वाद के सब अधिकार ऐसे अंतरित और उसमें ऐसे निहित हो जाएंगे मानो उस पॉलिसी में अंतरित संविदा उससे ही की गई थी। तो यही बात धारा 49 में भी कहा गया है, यानी कि उस संपत्ति के साथ साथ पॉलिसी जो होगा वो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मैंने कराया किसी मकान का और वो मकान या जैसे कोई बीमा हुआ है, एक्शनेबल क्लेम है कोई भी, तो वो जहां ट्रांसफर होगा उसी के साथ साथ पॉलिसी भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसके कहने का मतलब यही है। अब हम लोग आते हैं धारा 132 पे। तो 132 कहता है अनुयोज्य दावे के अंतरिति का दायित्व। तो अंतरिति का जो दायित्व होता है वो क्या होगा? तो इसमें जो लायबिलिटी की बात है ये कह रहा है कि अंतरिति जो होगा उसका लायबिलिटी इक्विटेबल भी होगा। केवल उसकी लायबिलिटी इस तरीके से नहीं होगा कि जो लायबिलिटी मिला है केवल उतने तक सीमित होगा, इक्विटेबल होगा, यानी कि जो जो उसके लायबिलिटी बन सकते थे अंतरक के वो लायबिलिटी इसके भी अंतरिति के भी बन जाएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्शनेबल अनुयोज्य दावा जो है अपने ऊपर धारण करता है। अब धारा 133 का ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी, ये बहुत ही अच्छा समझाया है इसमें धारा 133 में। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो अंतरक है यानी बी, हम लोग ए बी सी का उदाहरण लेके चल रहे हैं, ए ऋणी है, बी उसका जो है अनुयोज्य दावा बनता है, तो बी अंतरक हुआ, सी को अंतरण किया है। तो ये कह रहा है कि ऋणी जो है ऋण के शोधन क्षमता की वारंटी कौन लेगा? तो अंतरक कह रहा है कि जिस तिथि को उसने सी को अंतरण किया है उस तिथि तक वो उस चीज का क्या बोलते हैं श्योरिटी लेगा। कि मतलब जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि जैसे आज 23 जून है, तो 23 जून को यदि बी अंतरण कर रहा है सी को अनुयोज्य दावा, और 24 जून को पता चलता है या 25 जून को कि ए जो है इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया गया,
तो क्या वो उस बात के लिए वो लाइबल होगा भी? तो कारण नहीं, ये उस तिथि तक लाइबल होगा जिस तिथि को अंतरण कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और कह रहा है कि यदि कोई प्रतिफल के रूप में अनियोजित दावा लिया गया है, ट्रांसफर हुआ है, तो अंतरिति को क्या अधिकार होगा? तब इसमें कह रहा है कि जितना प्रतिफल का निर्धारित मूल्य है, यानी कि जो प्रतिफल की रकम है, उस प्रतिफल के सीमा तक बी जो है, अंतरक जो है, उसके लिए उसकी प्रतिभूति लेगा कि यदि उतना होता भी इंसॉल्वेंसी भले हो जाए, उतने रकम तक के लिए वो बाध्य है देने के लिए। तो यही बात धारा 133 कह रहा है। अब 134 कह रहा है बंधकित ऋण। तो इसके बारे में ये कह रहा है कि यदि कोई ऋण जो ट्रांसफर किया गया है, एक्शनेबल क्लेम, यदि कोई वो बंधक के रूप में है तो क्या होगा? तो ये कह रहा है कि जब ऋणी जो है, ऋणी का ऊपर जब वाद दाखिल किया जाएगा अंतरिति द्वारा, तो उन सारे खर्चों को जो वाद व्यय में हुए हों प्लस अनियोज्य दावे के, वो चुका देने के बाद फिर जो बंधकित ऋण होगा उसका पैसा चुकाया जाएगा। यही बात धारा 134 कह रहा है। धारा 135 हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, धारा 49 के साथ रिलेट करके कि वो बीमा साथ साथ चलता है, वो अलग से नहीं ट्रांसफर होगा। तीसरा कह रहा है धारा 136 कि न्यायालय से संसक्त ऑफिसरों का सामर्थ्य, मतलब ये एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अनियोज्य दावा को कौन कौन व्यक्ति क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। तो इसमें सीधे कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं उसके या उसके कोई ऑफिसर है, वो कुछ भी इस तरह का अनियोज्य दावा का न तो क्रय कर सकता है, न तो विक्रय कर सकता है, यानी कि अंतरण नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता, किसी प्रकार का उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ये धारा 136 उसको मना करता है। कह रहा है कि कोई भी न्यायाधीश या विधि व्यवसायी अथवा कोई ऑफिसर जो किसी न्यायालय में संसक्त है, किसी अनियोज्य दावे में किसी अंश या हित का न तो क्रय करेगा, न दुर्व्यापार करेगा, न उसके लिए अनुबंध करेगा और न उसे प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और न कोई न्यायालय उसकी प्रेरणा पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या दावा करने वाले किसी व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई भी अनियोज्य दावा प्रवृत्त करेगा जिससे के बारे में उसको उपयुक्त व्यवहार किया है। मतलब ये अनियोज्य दावों को किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है, चाहे जिस रूप में है, चाहे वो विधि व्यवसायी के रूप में हो या वो किसी ऑफिसर के रूप में हो, उनके लिए कह रहा है कि ये लोग ये अनियोज्य दावे का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अंतरण नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो अंतिम धारा है, धारा 137, ये कह रहा है कि पराक्रम में लिखतों की व्यावृत्तियां, यानी कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके ऊपर यह अध्याय का कोई प्रभाव नहीं होगा। वो उस अधिनियम से गवर्न होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, या जो माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज की बात है जो माल विक्रय अधिनियम में दिए गए हैं, वो जो जितने भी वो सब चीजें हैं, माल पर हक की वाणिज्य जो दस्तावेज होते हैं, उन सब दस्तावेजों पर भी ये अधिनियम का जो अध्याय है लागू नहीं होगा। तो इतने चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दस्तावेजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे डिवेंचर हुआ, स्टॉक हुआ या शेयर हुआ, इन सब चीजों पे ये लागू नहीं होगा ये अध्याय। दूसरा कह रहा है कि माल पर हक की वाणिज्य दस्तावेज है, उन पर भी नहीं होगा। अब उसकी परिभाषा में, चूंकि यहाँ भी दिया है वहां भी दिया है माल विक्रय अधिनियम में, तो जो जो परिभाषा में वो आते हैं उस पर भी लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक एक्शनेबल क्लेम किस प्रकार से अंतरण किया जाता है। धारा 130 में वो प्रतिफल के द्वारा भी हो सकता है और बिना प्रतिफल के भी हो सकता है, लेकिन ये लिखित इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि क्या उसके साथ में कोई बीमा वगैरह है तो वो उसका कैसे ट्रांसफर होगा और किन किन बीमाओं पे वो लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये कह रहा है कि कोई यदि श्योरिटी है, ऋणी है, तो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, उसके बारे में ये बताता है धारा 133 की क्या होगा। धारा 132 बताता है कि उसकी लायबिलिटी क्या होगा, और धारा 131 कह रहा है कि यदि सूचना दिया ही जाता है तो लिखित में दिया जाएगा और अंतरक के द्वारा दिया जाएगा या उसके अभिकर्ता द्वारा दिया जाएगा, और उसके चूक करने की दशा में अंतरिति के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि कोई बंधकित ऋण भी है उस अनियोजित दावे पे, तो उसका कैसे भुगतान किया जाएगा, धारा 134 में हम लोगों ने देखा। फिर धारा 135 में हम लोगों ने देखा अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन अधिकारों का समुद्देशन कैसे होता है। फिर हम लोगों ने देखा धारा 136 में कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो कि अनियोजित दावों को न तो क्रय कर सकते हैं, न उसका अंतरण कर सकते हैं, न विक्रय कर सकते हैं।
फिर धारा 137 में हम लोगों ने देखा कि इस अध्याय का किन अधिनियमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों को आप लोग जरूर समझ में आया होगा, आप लोग को मेरी बातें, और आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। जिन जिन बातों को मैंने बताया है उसको आप लोग टैली करिएगा, आप लोग को सारी बातें समझ में जरूर आएंगी। कमेंट्री भी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।